जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के एक बेसिक टॉपिक जिसे वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्णमाला टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो जिस प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछता है दोस्तों, तो वो वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो आज आइए हम सब वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों समझते हैं कि उसमें पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है, ठीक है, वर्णमाला के अंतर्गत। उसके बाद वर्णों के प्रकार में पढ़ना है कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, योगवा वर्ण होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि जैसे मुख की आकृति के आधार पर, जीवा की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर और उसके बोलने की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। इन सब की चर्चा हम आज इस टॉपिक में करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक वर्णमाला को, और एक एक करके वर्णमाला के बारे में सारी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यूट्यूब पर तो हजारों वीडियो पड़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो आइए हम वर्णमाला के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम कवर करते हैं, किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों जो वर्णमाला होता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला का मतलब क्या होता है। इस माला का मतलब समझा करिए दोस्तों आप सब समूह, ठीक है। पहले वर्णमाला को समझते हैं क्या होता है। तो इस माला का मतलब होता है दोस्तों समूह, और इस वर्ण का मतलब क्या समझते हैं, वर्ण। तो वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। अब इस वर्णमाला के अंतर्गत जितनी भी चीजें पढ़नी होती है, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि जो भाषा की लिखित इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्ण के बाद एक आता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, तो जो भाषा की लिखित इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद ध्वनि क्या होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक आवाज होती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक आवाज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इस वर्णों के प्रकार को। जो वर्ण होता है मेनली कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, ठीक है, वर्ण के प्रकार। ये वर्ण मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला वर्ण होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्वर वर्ण, ठीक है। पहला होता है स्वर वर्ण। दूसरा जो वर्ण होता है दोस्तों क्या होता है, दूसरे वर्ण को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। दूसरे वर्ण को कहते हैं व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो वर्ण होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण होता है दोस्तों, ठीक है, अयोग वाह वर्ण। तो देखो जो वर्णों के प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, एक अयोग वर्ण होता है। सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में समझते हैं कि स्वर वर्ण कौन से होते हैं। तो जब स्वर वर्णों के बारे में पढ़ेंगे तो स्वर वर्ण का मतलब होता है दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, उसे हम कौन सा वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, और स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में इस स्वर वर्ण की जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण सिर्फ एक लिखते हैं, जैसे अ है, तो इस अ के उच्चारण स्थान में दोस्तों जो ये अ वर्ण है, इस अ वर्ण के उच्चारण स्थान में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह कहलाता है स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, उसे हम व्यंजन वर्ण। जैसे क एक व्यंजन है, क एक व्यंजन है, तो क ये ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, पहले क ये आधा हो जाएगा फिर अ, तो इसमें देखिए अ वर्ण मतलब कि स्वर वर्ण शामिल हो जाता है, ठीक है। अयोग वर्ण कौन से होते हैं, वे वर्ण जो न तो व्यंजन हो न तो स्वर हो, वे कहलाते हैं अयोग वर्ण। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये अ आता है, अह आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक चीज आता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। इसी के अंतर एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों हलंत कहते हैं, हलंत कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक चीज और आता है जिसे दोस्तों हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, अनुस्वार कहते हैं। और इसी के अंतर्गत एक चीज और आता है जिसे हम अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं दोस्तों, अर्धचंद्र बिंदु। जो अर्धचंद्र बिंदु होता है दोस्तों, अर्धचंद्र बिंदु, इसी के अंतर्गत अर्धचंद्र बिंदु भी आता है, अर्धचंद्र बिंदु भी आता है।
तो क्या क्या आ गया दोस्तों, इसी के अंतर्गत अहा आ गया, विसर्ग आ गया, हलंत आ गया, अनुस्वार आ गया, अर्धचंद्र बिंदु आ गया। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों की सहायता में किसी अन्य वर्ण की जरूरत न पड़े, व्यंजन वर्ण जिन वर्णों की सहायता के लिए स्वर वर्ण की जरूरत पड़ जाए, अयोगवाह वर्ण ये सभी आते हैं अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत। अब हम एक वर्ण जो ये स्वर वर्ण है, जो स्वर वर्ण है इसी के बारे में आज मेनली चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। स्वर वर्णों को एकदम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं, व्यंजन वर्ण को और अयोगवाह वर्ण को हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्वर वर्ण हो गया, ठीक है, स्वर वर्ण हो गया। अब इस स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार में जो स्वर वर्ण है थोड़ा सा हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। स्वर वर्णों के प्रकार, अब यहाँ हम डालते हैं हेडिंग अपना स्वर वर्णों के प्रकार, स्वर वर्णों के प्रकार। तो जो स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों वो अलग अलग मतलब कि अलग अलग बेसिस पे होते हैं। जैसे पहला इसका हो जाएगा क्या नंबर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो पहला क्या हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कभी कभी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कभी कभी मतलब कि कोई ह्रस्व होता है, कोई दीर्घ होता है, कोई प्लुत स्वर होता है। तो इसी के अंतर्गत तीनों आएगा, एक ह्रस्व हो जाएगा, एक दीर्घ हो जाएगा, एक प्लुत हो जाएगा। इस चीज को मतलब कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो स्वर वर्णों की संख्या होती है दोस्तों, पहले स्वर वर्णों की संख्या समझ लेते हैं कि जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्णों की संख्या, ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या, ठीक है दोस्तों। पहले हम इससे समझ लेते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की जब संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हिंदी में देखेंगे, हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी, 11। उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 11। लेकिन अगर ये संस्कृत में देखेंगे, संस्कृत के अंतर्गत चले जाएंगे तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी आती है, 13। अब बात करते हैं कि हिंदी में कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं। तो हिंदी में जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद अ। तो ये हिंदी के स्वर हो गए। कौन कौन से 11 हो गए, अ, आ, छोटी, बड़ाई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हिंदी के स्वर हो गए दोस्तों। तो स्वर वर्णों की संख्या जो हिंदी में होती है वो 11 होती है। कौन कौन ये हो गए। संस्कृत में 13 होती है। 13 कौन कौन से होते हैं, ये 11 तो होते ही हैं, इनके साथ 2 चीज और जुड़ जाता है, एक ऋ जुड़ जाता है दोस्तों और एक बड़ा वाला ये ऋषि जुड़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्णों के जुड़ने से संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 और हिंदी में यही 11 स्वर वर्णों की संख्या होती है, ठीक है। तो हम पहले समझ लिए कि स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11, संस्कृत में 13 होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर हमने देखा कि वर्णों की संख्या 3 होती है। तो पहला कौन कौन हो गया, पहला हो गया जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। पहला हो गया जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही दोस्तों मूल स्वर भी कहा जाता है, इसे ही मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ही मूल स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो अ होता है, ई होता है, उ होता है, ऋ होता है, ऋ होता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई। अगर इनकी संख्या हम हिंदी में बात करेंगे तो इनकी संख्या हिंदी में 1, 2, 3, 4 ही होगी। अगर संस्कृत में बात करेंगे तो 5। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, ठीक है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं दोस्तों सजातीय स्वर, क्या, सजातीय स्वर। एक को हम कहते हैं सजातीय स्वर और एक को हम कहते हैं विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, ठीक है।
एक को हम कहते हैं सजातीय स्वर, एक को कहते हैं हम विजातीय स्वर। सजातीय स्वर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, विजातीय स्वर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। देखिए सजाती का मतलब होता है जैसे एक ही समान वर्णों से बना हो। जैसे आ है तो आ का जो निर्माण होगा वो अ और अ से मिलकर होगा। जैसे बड़ी ई है तो बड़ी ई का निर्माण ई और ई से होगा। जैसे बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का निर्माण ऊ और ऊ से होगा। तो इन्हीं को सजातीय वर्ण। सजाती का मतलब जैसे एक समान वर्णों का, सजातीय एक समान वर्ण होते हैं उन्हीं को सजाती। और बीजाती वर्णों की जो बीजाती वर्णों की निर्माण होगा वो अलग अलग वर्णों से होगा। तो इसी प्रकार इसी के आधार पर बांटा गया है। जो दीर्घ स्वर है वो दो प्रकार के, एक सजाती वर्ण एक विजाती वर्ण। सजाती वर्णों के अंतर्गत जैसे आ जाएगा आ, और बड़ी ई आ जाएगा, सॉरी हाँ बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा और ये बड़ी वाली सी वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आ है ये अ और अ से मिलकर बना है समान वर्णों से। देखिए अ और समान वर्ण हो गया तो अ और अ से मिलकर बन गया आ। और ये ई और ई से मिलकर बना है बड़ी ऊ, और ये ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, और ये री और री से मिलकर बना है, री और री से मिलकर बना है। इसलिए इस वर्णों को हम सजाती वर्ण कहते हैं। और विजाती वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। तो इनका जो स्थापना मतलब कि निर्माण हुआ है ये अ और ई से मिलकर हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है अ और बड़ी ई से मिलकर हुआ है। इसका जो हुआ है अ और ऊ से हुआ है, मतलब कि छोटा ऊ से अ और इसका बड़ा ऊ से मिलकर हुआ है। तो इस प्रकार जो स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें पहला प्रकार है कि उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाए, एक को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या अ ई उ री। हिंदी में 4, संस्कृत में 5। हिंदी में 4, संस्कृत में 5। हिंदी में 4, संस्कृत में 5। उसके बाद आता है इसका दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर खुदे दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं सजाती, एक को हम कहते हैं विजाती। सजाती की संख्या 1 2 3 4 माने आ बड़ी ई बड़ा ऊ ऋषि, ठीक है, 4 होती है। और विजाती की संख्या 1 2 3 4 होती है। अगर सजाती में देखेंगे दोस्तों तो जो हिंदी के स्वर हैं 1 2 3 होते हैं और विजाती में हिंदी के स्वर 4 होते हैं। तो कुल स्वरों की जब संख्या देखेंगे दोस्तों तो ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ भी 4 हो जाएगी। तो ये 4 और ये 4, 8 और ये 3 11। तो जो पहले हमने बताया कि जो स्वर वर्णों की संख्या होती है वो कुल कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अब आइए स्वर वर्णों के प्रकार में दूसरे के आधार पर पढ़ते हैं। पहला क्या था, उच्चारण के आधार पर। अब दूसरा आ जाएगा, दूसरा किसके आधार पर आ जाएगा दोस्तों, जिह्वा की आकृति के आधार पर। जिह्वा की आकृति के आधार पर हम वर्णों के प्रकार देखते हैं, जिह्वा की आकृति के आधार पर। तो क वाला खत्म हो गया दोस्तों जो कि उच्चारण के आधार पर था। अब दूसरा का जो है वो इसका ख नंबर है, वो है जिह्वा की आकृति के आधार पर। जिह्वा की आकृति, जिह्वा की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पर। तो जिह्वा की आकृति के आधार पर देखेंगे तो जो स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा जिसे हम कहते हैं अग्र स्वर, अग्र स्वर, ठीक है। जो दूसरा हो जाएगा उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। कौन सा स्वर, मध्य स्वर। और जो तीसरा हो जाएगा उसे हम कहते हैं दोस्तों पश्च स्वर। पश्च का मतलब पीछे, पश्च स्वर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हो गए, अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और ये पश्च स्वर हो गया। अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर हो गया। तो कभी कभी जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे अ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जो हमारी जीभ है वो मतलब कि आ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी जीभ बीच में रह जाती है। ए बोलेंगे, ए जब बोलने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है जीभ मेरी मतलब कि थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करती है। ऐ बोलते हैं तब भी ऐसा लगता है कि आगे। ई बोलते हैं, जैसे ई का उच्चारण जब करते हैं तो भी लगता है कि जो जिह्वा है थोड़ी सी आगे आने का प्रयास करता है, थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करता है। तो उसी के बेसिस पर दोस्तों उन्हीं जो उच्चारण हम कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर इनको बांटा गया। तो जिह्वा की आकृति के आधार पर अग्र स्वर कितने हो जाएंगे, जैसे अग्र स्वर कौन कौन से हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ई तो ऊ नहीं होगा, सॉरी ए हो जाएगा और अ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऋषि हो जाता है, ऋषि, ठीक। मध्य स्वर में कौन हो जाता है, मध्य स्वर में हो जाता है अ जब कहेंगे तो मध्य में रह जाता है। पश्च में आ हो जाएगा और उसके बाद ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उसके बाद अ हो जाएगा, उसके बाद अ।
तो देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5। तो जब इसको देखेंगे तो 5 5 10 और 1 11, यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11 हो जाएगी। ठीक है, तो जीवा की आकृति के आधार पर कितने प्रकार का? 3। कौन कौन सा? अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में कौन कौन? ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए, मतलब की ए उसके बाद ऋषि, उसके बाद इसमें अ, उसके बाद पश्च स्वर में आ, उ और ये बड़ा उ, ये बड़ा उ, उसके बाद ओ और उसके बाद औ हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक है, अब इसी स्वर वर्णों के प्रकार में, ये तो जीवा की आकृति के आधार पर, पहला उच्चारण की आकृति के आधार पर था, दूसरा जीवा की आकृति के आधार पर। अब इसी में तीसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर ये सिर्फ 2 प्रकार का होता है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब देखते हैं तो सिर्फ 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार, दूसरा होता है जो वृत्ताकार होता है। ठीक है, एक होता है अवृत्ताकार, दूसरा होता है वृत्ताकार। अवृत्ताकार और वृत्ताकार से क्या मतलब होता है? जैसे हम जब बोलते हैं तो कभी कभी हमारा होठ उच्चारण करते हैं तो कभी कभी हमारा होठ गोल गोल घूमने लगता है और कभी कभी गोल गोल नहीं घूमने लगता है। जैसे ऊ कहेंगे तब पर भी हमारा होठ गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ कहेंगे, ओ कहेंगे तब पर भी, और औ कहेंगे तब पर भी। तो जो ये अवृत्ताकार होता है और वृत्ताकार में यही अंतर होता है। तो वृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे? जो जिनका गोल गोल घूम जाए, जैसे ऊ और उसके बाद बड़ा ऊ, ठीक, ओ उसके बाद औ, ओ उसके बाद औ, और उसके बाद इनके अलावा जैसे ये 4 ही हैं और इनके अलावा जितने भी वर्ण बचते हैं सब अवृत्ताकार में आ जाएंगे। जैसे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक, ई आ जाएगा, उसके बाद बड़ी ई आ जाएगा, हाँ, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, हाँ, उसके बाद ऋषि आ जाता है, ऋषि। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंतर्गत 7 हो जाएगा, इसके अंतर्गत 4 हो जाएगा, और पूरा जब मिला देंगे दोस्तों तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। जो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं आगे। ये स्वर वर्णों का प्रकार था दोस्तों। ठीक है, स्वर वर्णों का प्रकार। अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी को। अब इसके आगे की कहानी दोस्तों अब व्यंजन वर्णों पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यंजन वर्णों पर। व्यंजन वर्णों पर आधारित होती है दोस्तों। तब हम पढ़ेंगे अब व्यंजन के प्रकार। स्वर वर्णों का प्रकार हो गया, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है व्यंजन, जो दूसरा था जिसे हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्णों के प्रकार से समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग होता है, ख वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले वर्ण जानते हैं। जैसे क वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है, जैसे वर्ग में क वर्ग है, जैसे परिवार के मुखिया के सदस्य के रूप में क होता है, और उसके नीचे जितने भी वर्ण होते हैं जैसे क ख ग घ अंग, उसके बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ, तो ये वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन्हीं के आधार पर भी व्यंजनों के प्रकार बांटा गया है। जैसे पहला व्यंजन का प्रकार होता है, जो पहला व्यंजन का प्रकार होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 25 होती है। कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक होती है? क से लेकर म तक। वही मैंने बताया ना कि जो वर्ग के आधार पर होते हैं, जैसे क वर्ग होता है, ख वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। तो इन्हीं वर्गों के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे क ख ग घ आ जाएगा, च छ ज झ आएगा, उन्हीं के आधार पर स्पर्श या वर्गीय व्यंजन 25 प्रकार का होता है। इसके बाद दूसरा जो होता है जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र,
ल व, य र ल व। ठीक है। उसके बाद अगला होता है जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अभी इसको बताते हैं दोस्तों, पहचानने का तरीका क्या होता है ऊष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं, जैसे स और ये है। ठीक है। उसके बाद अगला व्यंजन होता है जिसे दोस्तों हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों होता है 6 त्रय और ये ज्ञ, 6 त्रय ये ज्ञ और ये स्र। ठीक है। उसके बाद एक व्यंजन और होता है जिसे हम दोस्तों कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या मात्र 2 होती है, ये ढ ये वाला और ये होता है। तो इस प्रकार हमने व्यंजनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। व्यंजनों के प्रकारों में हमने पहला पढ़ा दोस्तों स्पर्श व्यंजन या जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये वर्गों के आधार पर होते हैं, जैसे क वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन, उसके बाद च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, उसके बाद ट वर्ग क वर्ग के अंतर्गत, च वर्ग के अंतर्गत, ट वर्ग के अंतर्गत, प वर्ग के अंतर्गत और प वर्ग के अंतर्गत जो 5-5 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार 5 कुल वर्ग होते हैं, कुल मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं, जिसे हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ऐसे वर्णों जिनका उच्चारण स्थान करने पर ऐसा लगे कि जैसे वो अंदर से आ रही, जैसे य, उसके बाद य रे ल, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान अंदर से आता है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब जिसका उच्चारण स्थान करने पर, हम ऐसे अपने हाथ को करेंगे तो जिसका उच्चारण स्थान करने पर ऊष्मा निकलता है। ठीक है। तो जिसे हम क्या समझें दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब जिसका वर्णों का उच्चारण स्थान करने पर अपने हाथों को ऐसे लगाएंगे तो ऊष्मा ज्यादा मात्रा में निकलती है। जैसे से है, स कहेंगे, फिर से कहेंगे, खटकोड़ वाला स कहेंगे और है कहेंगे। इन सभी में ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ज्यादा निकलती है। ऊष्मा की जो मात्रा होती है, तो ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ज्यादा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन। देखिए उक्षिप्त व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरुआत में कभी नहीं करते हैं। इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में किया जाता है या किसी भी शब्द के अंत में किया जाता है। इनका प्रयोग जैसे हम दोस्तों सड़क लिखते हैं, सड़क, तो देखिए सड़क में यहाँ प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं पढ़ाई, दोस्तों पढ़ाई के यहाँ लिख दिए। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए अनपढ़ लिखना होता है दोस्तों, अनपढ़, तो इन वर्णों का प्रयोग देखो कभी कभी बीच में किया जा सकता है, कभी कभी एकदम लास्ट में किया जा सकता है। इन विक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जा सकता है, कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जा सकता। ठीक। सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों। जैसे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन मुझे अलग से थोड़ा बताना पड़ेगा, और बाकी जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ए, उसके बाद ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र और उक्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ये अब हम थोड़ा सा समझते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के बारे में। ठीक है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के बारे में अलग से थोड़ा सा समझते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत दोस्तों वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने बताया क वर्ग ये अपने वर्ग का मुखिया है। उसके बाद एक वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं च वर्ग, ये अपने वर्ग का मुखिया है। उसके बाद एक वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं ट वर्ग, ये अपने वर्ग का मुखिया होता है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ग होता है जिसे हम ट वर्ग कहते हैं, ये अपने वर्ग का मुखिया है। एक वर्ग और होता है जिसे हम कहते हैं प वर्ग, ये अपने वर्ग का मुखिया होता है, अपने वर्ग का। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, क और ख, ये ग, ये घ और ये अंग। ठीक। और इसके अंतर्गत कौन आएगा, च, ये छ, ये ज, ये झ और ये य। ठीक। इसके अंतर्गत ये ट, इसके अंतर्गत ये ठ, इसके अंतर्गत ये ड, इसके अंतर्गत ये ढ और ये अण। इसके अंतर्गत ये त आ जाएगा, ये थ आ जाएगा, ये द आ जाएगा, ये ध आ जाएगा, ये न आ जाएगा। इसके अंतर्गत ये प आ जाएगा, ये फ, ये ब, ये भ और ये म। इनको मैंने बताने का उद्देश्य मात्र एक है दोस्तों, क्योंकि जो मतलब कि ये क वर्ग है, क वर्गों के अंतर्गत कितने वर्ण, 5 वर्ण।
ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत 5, इसके भी अंतर्गत 5, इसके भी अंतर्गत 5, इसके भी अंतर्गत 5 और इसके अंतर्गत भी 5। इसीलिए मैंने बताया था कि स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? तो क से लेकर म तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? क से लेकर म तक। स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक। वो कैसे होते हैं? ये इसमें 5 5 5 5, इनका जब मल्टीप्लिकेशन या ऐड कर देंगे तो ये 25 की संख्या हो जाएगी। और इनका एकमात्र उद्देश्य ये है दोस्तों बताने का, जो प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला वर्ण है, जो प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला वर्ण है, क वर्ग का लास्ट, छ वर्ग का लास्ट, जैसे क वर्ग का लास्ट ये, छ वर्ग का लास्ट ये, ट वर्ग का लास्ट ये, त वर्ग का लास्ट और ये प वर्ग का लास्ट। ठीक है। इन व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन, इन व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। इन व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो कौन कौन हो गया? स्पर्श वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो, मतलब कि अभी तो बहुत चीजें बतानी है इसके अंतर्गत, जैसे वर्णों का भी उच्चारण स्थान भी बताना है, कितने आधार पर हम वर्णों का उच्चारण स्थान कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी कंठ से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, कभी कभी तालु से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, कभी कभी दंत से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान को बताने के लिए मैं अगली क्लास लूंगा दोस्तों, और उनमें मैं पूरा ये जो वर्णमाला का सेक्शन है मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा दोस्तों। वर्णमाला से कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस आप लोग हमारे जो चैनल है एग्जाम विद VR पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, हम लोग अभी आने वाले आगामी जो एग्जाम है UP SSSC PET, उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग अभी वीडियो डालेंगे। उन जो भी सिलेबस, मतलब कि जो भी सिलेबस आयोग जारी करेगा, उस सिलेबस के आधार पर हम सब वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक, एक एक अच्छे वीडियो को हम लोग आपके पास सामने प्रोवाइड करेंगे। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।